गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजेस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर में हम लोग देखे थे कि राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी, किस प्रकार से किस आज़ादी के परिस्थिति में किस दौर से हम लोग गुजर करके हम लोग आज़ाद हुए थे। दो राष्ट्रों में भारत बच गया था, भारत और एक पाकिस्तान। ये सारा चीज़ पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज नया हम लोग स्टार्ट करें क्या, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन सब चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले फिल्म स्टार्ट होने से उसका कास्टिंग देखा जाता है, तो कास्टिंग से पता चल जाता है कि ये फिल्म में कौन कौन किरदार है, कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस है या कौन सा कलाकार है। तो उसी प्रकार से आज हम लोग इस चैप्टर का पहला हम लोग थीम देखते हैं, कौन सी टॉपिक को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। टॉपिक है आपका पहला, देखिए चुनावी राजनीति के पहले दशक की बातों पर गौर। अर्थात जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारा देश में क्या होना था, एक लोकतंत्र कायम होना था। और लोकतंत्र कायम होने के लिए क्या कराना था, चुनाव कराना था। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक लोकतंत्र कायम नहीं होता। तो पहला दशक का मतलब होता है 10 साल का एक टर्म होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दशक कहते हैं। चुनावी राजनीति के पहले दशक की बातों पर गौर, यानी कि पहला 10 साल का टर्म जो है भारत का कैसा रहा, कैसा परिस्थिति रहेगा उस 10 साल में। भारत का राजनीति को किस राजनीतिक दल चलाएगा, किस आधार पर चलाएगा, देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करेगा। पहला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ये चीज। दूसरा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक कहते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना। भारत में कैसी चुनाव कराना है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। कोई मतलब दूसरा झोल झाल नहीं, एकदम स्वतंत्र रूप से यहाँ के जनता जिनको चुनना होगा, जिनको प्रतिनिधित्व चुनना होगा, जिनको सरकार बनाना होगा, यहाँ का जनता ही उनको डिसाइड करेगा। यही लोकतंत्र को कायम करना था। दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग क्या, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। तीसरा है आपका आजादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का जो ना दबदबा बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर से भी पढ़ के आ रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसा दल था कि भारत को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाया था। 1907 से ही लेकर के कांग्रेस जो है ना आजाद कराने, जैसे महात्मा गांधी हुआ, ये जितना दिग्गज नेता देखते हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ, भगत सिंह हुआ, राजगुरु हुआ, सुखदेव हुआ, ये सब सारा जो ना कांग्रेस दल का ही नेता था। अर्थात महात्मा गांधी भी कांग्रेस दल का ही नेता था। जवाहरलाल नेहरू और क्या कहते हैं उसको, सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं, ये सारा जो है ना दबंग सब नेता जो था, नरम दल का, गरम दल का, सब जो है ना किसका था, कांग्रेस का ही था। तो ऑटोमेटिक है कि जिस नेताओं ने, जिस दल ने भारत को आज़ादी दिलाने में काम किया, तो उस दल का तो दबदबाव रहेगा कि आज़ादी के बाद भी उसी दल का दबदबाव रहेगा। वही बात बोला है, आज़ादी के बाद भी शुरुआती सालों में कांग्रेस का ही दबदबाव था। इसका अगेंस्ट में कोई वैसा दल नहीं था, कोई वैसा पार्टी नहीं था जो कि इनको मात दे सके। और इनमें देखे थे हम लोग कि हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम भी जो ना मुस्लिम लीग को छोड़ करके कांग्रेस को ज्यादातर क्या कर रहे थे, सराहना दे रहे थे, कांग्रेस के साथ रहते, कांग्रेस को चुनाव में वोट देने में काम कर रहे थे। यानी मुस्लिम भी जो कांग्रेस का ही साथ दे रहे थे, मुस्लिम लीग का साथ नहीं दे रहे थे, जिसके कारण से अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का भय होकर के अलग राष्ट्र का निर्माण करने को तैयार हो गया। भारत का विभाजन करने में वो सफल रहा और भारत को विभाजन करके एक पाकिस्तान नामक देश का निर्माण या सृजन कर दिया था, यही डर के कारण से। ये रही बात। तीसरा हम लोग, चौथा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव।
अर्थात जैसे ऑटोमेटिक है कि एक दल का दबदबा तो कांग्रेस का था ही, तो उसके पीछे दूसरा भी दल तो रहेगा ना, छोटा मोटा जो भी दल था, छोटा दो दल था, और उनकी नीतियों का भी उद्भव होता चले गया। क्योंकि अगर एक गो अगर रहेगा पार्टी तो चुनाव कराना क्या, वो तो निर्दलीय ही जीत जाएगा, उसके अगेंस्ट में रहना जरूरी है। तो अगेंस्ट में जो पार्टी थे उनका भी धीरे धीरे उद्भव होता चले गया, अर्थात सृजन होता चलेगा, वो लोग भी अपना विकास करता चला गया। ये 4 टॉपिक मूल रूप से हम लोग 4 टॉपिक जो है इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ये फिल्म का ये पूरा चैप्टर का ये निचोड़ है, ये इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखिए कि अगला टॉपिक क्या है आपका, वैश्विक परिदृश्य। भारत जैसे आजाद हुआ था ना, आजाद के बाद जो ना विश्व में तबाही मच गया था। जैसे भारत बोला था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे और भारत में हम लोग लोकतंत्र कायम करेंगे, लोकतंत्र कायम करेंगे। इस बात को सुन करके पूरे देश में ना चौंचौ मच गया था, हाहाकार मच गया था कि इतना विशाल देश, इतनी जनसंख्या वाला देश, और ये बोलता है अभी तुरंत आनन फानन में आजाद हुआ है, और मात्र जो है ना 12 से 15% ही लोग यहाँ के थे, पढ़े लिखे थे। तो इतना मूर्ख वाला भी देश कैसे चुनाव करा लेगा, लोकतंत्र को कैसे कायम कर लेगा। जितने बड़े बड़े देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग जो है ना भारत के प्रति हंस रहे थे। ये कैसा बात कर दिया कि लोकतंत्र कायम करेंगे, चुनाव करवाएंगे, इतना बड़ा विशाल जनसंख्या वाले देश करवा पाएगा। सब हंस रहा था, भारत का सब जो ना मजाक बना रहा था इस बात को लेकर के। वैश्विक परिदृश्य क्या रहा, इन सभी चीजों को देखते हुए भारत ने डिसाइड किया कि हमको जो ना लोकतंत्र भारत में कायम करना है, और भारत ने इस चीज को करके दिखाया। अब भारत में लोकतंत्र स्थापित करके दिखाया। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। पहला पॉइंट वैश्विक परिदृश्य में क्या रहा, उपनिवेशवाद। अर्थात उपनिवेश समझ चुके हैं हम लोग, क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। अर्थात उपनिवेश का अर्थ होता है भारत को जिसने गुलाम बना करके रखा था। उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए कई देशों ने राष्ट्रीय एकता को प्रथम प्राथमिकता दिया। अर्थात लोग जो देश जो है ना गुलाम था, गुलाम से जैसे आजादी मिला था, वो सारा देश जो है ना लोकतंत्र को कायम, लोकतंत्र को प्रथम स्थान ना दे करके उसने क्या स्थान दिया, किसको प्राथमिकता दिया, राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दिया। कि हम लोग राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है हम सब दो जो है लोग जो है इस देश के सब एक साथ मिलजुल करके रहेंगे। कि राष्ट्रीय एकता को मिलजुल कर रहने से क्या होगा, यहाँ पे जब मिलजुल करके रहिएगा, आपको अगर स्वतंत्रता नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई शासन नहीं रहेगा, आपके ऊपर में कोई नियम नहीं रहेगा, कायदे कानून आप पर नहीं रहेगा, तो स्वतंत्र रहने से क्या फायदा, आपका क्या होगा, इससे दबाव पड़ जाएगा आप पर, आप स्वतंत्र नहीं रह पाए, आप गलत काम कर पाइएगा, आप आपस में ही क्या कर जाइएगा, लड़ जाइएगा। अगर आपका भाई नहीं, आज के डेट में सपोज समझिए कि आपको अगर भाई नहीं रहे, अच्छा हम इसको मार देंगे तो क्या होगा, कुछ होगा, जरूर कुछ होगा। अगर इसको हम मार देंगे तो क्या होगा, ये जाएगा अगला पुलिस में जाकर, थाना में जाकर के क्या कर देगा, FIR दर्ज करवाएगा, मेरे खिलाफ की फल्ला ने हमको मार कर पट्टा फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया सपोज दैट, तो क्या होगा, तो पुलिस आएंगे आपको लेके जाएंगे, तो भाई आपका है, अगर इसको मारेंगे ना जी तो पुलिस आएगा हमको पकड़ के ले जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार हमको क्या दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, पुलिस ले जाएगा, भाई है तब आप जो इनको नहीं मारिएगा, समझे। तो बोलते हैं ना बार की पेन भोग देंगे, लेकिन भोगते क्यों नहीं हो, इसीलिए नहीं भोगते कि कहीं भोग देंगे कुछ हो जाएगा तो चल जाएगा, थाना चल जाएगा, पुलिस के पास चल जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, हमको जेल जाना होगा, बोल करके रह जाते हो, भोगते नहीं हो। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, पेन तो पेन चाकू मार देता, क्या होता, कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसी परिदृश्य होता था। तो ये उपनिवेश से जैसे चंगुल से गुलामी से जैसे देश जो ना आजाद हुआ था, तो उसने राष्ट्र की क्या किया, राष्ट्र एकता को अपनाया, लेकिन लोकतंत्र को नहीं अपनाया, ये गलती था। लोकतंत्र को अपनाना था, लोकतंत्र को जब तक अपनाएगा नहीं तब तक आप पर कोई दूसरे का शासन होगा नहीं, आपको भय नहीं रहेगा,
मिलजुल कर रहने से क्या होगा? फिर गुस्सा तेरा मार देगा, चाकू मार देगा, कलम भोंक देगा, कुछ कर देगा, कुछ भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, चुनौतियों की चपेट से आए कई देश में नेताओं ने फैसला किया कि उनके देशों में लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता। कुछ नेताओं जो हुआ ऐसी परिदृश्य को देख करके, क्योंकि वो जान रहा था जैसे गुलामी से तुरंत आजाद हुआ था, उसने नहीं चाह रहा था कि हम क्या करें भारत में, भारत करते कई देशों में हम जो अपना अपना कोई बहुत सारा, भारत के साथ बहुत सारा देश आजाद हुआ था, उपनिवेशों से मुक्ति प्राप्त हुआ था, वो सभी देश नहीं चाह रहा था कि हम लोकतंत्र कायम करें। वहाँ के जो नेता थे, लीडर थे, वो भी नहीं चाह रहे थे कि लोकतंत्र को कायम करे। उसने क्या चाह रहा था? उसने फैसला आनंद फानंद में लिया कि लोकतंत्र नहीं अपनाना है, हमें राष्ट्र एकता को अपनाना है। ये भी उन लोग का गलती था। इसलिए कई, देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, इसलिए कई देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। कुछ देश क्या बनाया? राष्ट्र एकता को अपनाया, और कुछ देश क्या बनाया कि लोकतांत्रिक को, क्या बोल दिए, लोकतांत्रिक बोल दिए थे, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। अर्थात जिस देश ने लोकतांत्रिक को नहीं अपनाया, वो देश क्या कहलाया? और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। अर्थात राष्ट्र एकता को अपनाने वाले देश को क्या कहलाया? और लोकतांत्रिक देश कहलाया। क्वेश्चन पूछता है और लोकतांत्रिक से आप क्या समझते हैं? अर्थात उसमें आंसर हम लोग क्या करें? जिस देश ने राष्ट्रीय लोकतंत्र को न अपनाया, उसे और लोकतांत्रिक देश कहलाया। अर्थात जिसने राष्ट्रीय एकता को अपनाने वाले देश को और लोकतांत्रिक देश कहलाया। समझे? अगला बात करते हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई रूप लिया। अब जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कई रूप लिया। क्या रूप लिया? वादा किया, कुछ नेताओं ने वादा किया कि जल्द ही अब हमको क्या करना चाहिए? अपने देश में लोकतंत्र को कायम करें। जिस देश ने और लोकतांत्रिक को अपनाया था, राष्ट्रीय एकता को अपनाया था, उनको लगा कि नहीं, अब जो ना हमारे देश राष्ट्रीय एकता के अनुसार नहीं चले। अर्थात उस देश में मारपीट हुआ होगा, सपोज कुछ आनंद फानंद में कुछ हो गया होगा, आपस में लड़ गया होगा, उस पर शासन करने वाला कोई नहीं होगा, जिसके कारण से उसने क्या किया? अब बोला, वादा किया कि अब हमें क्या चाहिए? लोकतंत्र को अपनाना चाहिए। तो जल्द ही उसका नेता क्या किया? लोकतंत्र अपनाने का वादा किया और लोकतंत्र को कायम करने में वो सफल रहा। देखिए, ये तो रहा और सब देशों की बात। अब अपना देश भारत की बात हम लोग करते हैं। भारत की स्थिति कैसा रहा? भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। भारत ने राष्ट्रीय एकता को नहीं अपनाया, भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। भारत में भी चुनौती परिस्थितियां आई, भारत में भी चुनाव क्या कहते हैं, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति था। भारत के पास भी ऐसी समस्या, जितना ये समस्या यहाँ देखने को मिला ना और देशों के साथ, इतनी ही समस्या भारत के साथ भी देखने को मिला। लेकिन इन परिस्थितियों से जूझते हुए भारत ने लोकतंत्र को अपनाने का फैसला लिया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिबद्धता लोकतंत्र से है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रतिबद्धता, जो बाधाएं थे, लोकतंत्र से कायम होता है। क्योंकि हमारा देश चाहता है चाहे जितनी भी परिस्थितियां आए, हम लोकतंत्र को अपनाएं। तब इतनी बड़ी विशाल देशों में लोकतंत्र को कायम कर सकते हैं। इतनी विशाल देशों को एक साथ बहन करके रख सकते हैं, उसमें लोकतंत्र होना जरूरी है। यानी कि लोगों का शासन, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन होना जरूरी है, तभी इस देश चल पाए। जनता के शासन के साथ साथ क्या चाहिए? तब चाहिए राष्ट्र एकता चाहिए, अखंडता चाहिए, ये सब चीज तब चाहिए। लेकिन फर्स्ट में क्या चाहिए? भारत में लोकतंत्र चाहिए। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीतिक की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत था। हमारे जो यहाँ के जो नेता थे और इन देशों के नेता सचेत नहीं था, इन्हें क्या किया? और लोकतांत्रिक को अपनाने का फैसला लिया। लेकिन हमारे यहाँ का जो नेता थे, कांग्रेस दल के जो महान दिग्गज सब नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, आपका भीमराव अंबेडकर की बात हम लोग कर लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते, ये सब दिग्गज नेता था। इसने
परिस्थिति को देखते हुए लोकतंत्र को अपनाने का फैसला लिया। लास्ट पॉइंट है, हमारे नेता ने लोकतंत्र व्यवस्था का रास्ता चुना। अंततः क्या हुआ, बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे लोकतंत्र ही हम स्थापित करेंगे, और भारत में फाइनली हो गया कि लोकतंत्र को स्थापित करना है। आगे इधर आ जाइए, हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, भारत में लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक को क्यों अपनाया। अच्छा, ये चीज समझिए, क्वेश्चन पूछता है, भारत इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत लोकतंत्र को ही क्यों अपनाया। रीजन होगा कि लोकतंत्र को क्यों अपनाया, उसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा चुना, क्या कारण रहा। इनको देखते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में यहाँ पे समझिएगा। ये कुछ बॉक्स बना हुआ, इस बॉक्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। लोकतांत्रिक का अपनाने का रीजन क्या हुआ, समाज का शासन कैसे चलेगा। लोकतंत्र में ये चीज सोचा गया कि इतने बड़े विशाल देश में कि समाज का जो शासन कैसे चलेगा, उस पे नियम कायदे क्या होगा। लोकतंत्र का कहता है समाज में शासन कैसे चलेगा, उसका नियम कायदे क्या रहेगा। समाज में चलने के लिए नियम, जैसे मैंने आज अभी तुरंत बोला कि एक दूसरे से मारपीट कर ले तो कुछ नियम कायदे होना चाहिए ना। कलम भोग गया, उसके लिए 5 दिन का सजा, चाकू मार दिया 2 साल का सजा, और जाने मार दिया तो रहो जेल में 14 साल तक। तो ये कुछ नियम कायदा होना चाहिए ना। तो लोकतंत्र के अंतर्गत आया कि समाज का शासन कैसे चलेगा, कुछ इसमें नियम कायदे होना जरूरी है। अगला देखते, कई समूह इसमें उत्पन्न हुआ। अब कई समूह इसीलिए उत्पन्न होगा कि समाज में जब लोकतंत्र कायम होगा, नियम क्या चलेगा, तो इसमें लोकतंत्र होने का कारण है कि चुनाव करवाएगा तो कई समूह में बटेगा। जैसे कि बात वार्ड सदस्य बनेगा, मेंबर बनेगा, दुनिया भर का मुखिया, मेंबर, सरपंच, जो भी चीजें बनता है, तो एक क्या बनेगा, एक समूह बनता चलेगा, एक ग्रुप में बनता चले जाएगा। कई जब समूह समाज में बनेंगे तो समूह में कई जब समूह बनेंगे, उसमें क्या होगी, उन समूह से उनके जनता को क्या होगी, कुछ आकांक्षाएं होंगे, उनसे कुछ उम्मीदें होंगे, उनसे क्या होंगे, जब आकांक्षाएं कुछ होगा, कुछ चाहत होगा, कुछ उम्मीद होगा, तो उनमें क्या होगा, फूट पड़ेगा। जिनसे आकांक्षाओं रखोगे, जिनसे कुछ उम्मीद रहेगा, अगर आपको नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, उससे आप अलग हो जाइएगा, उनसे आप में फूट हो जाएगा। जब तक दिया गया तब तक तो ठीक था, और नहीं दिया गया तो उसमें फूट पड़ गया। अर्थात एक चीज कह सकते हैं कि 100 दिन एक आदमी को खिलाओ, कोई बात नहीं, बढ़िया है। एक दिन बेचारा को तुम मत खिलाओ, उस 100 दिन 99 दिन का खाया हुआ आपको पानी कर देगा वो, और उसके साथ जाएंगे, वो तो खिलेबे नहीं करता, ये कर दिया, वो कर दिया, जिस कर दिया। 100 दिन खिलाया वो भूल गया, वो एक दिन उसको नहीं खिलाया तो सारा चीज भूल गया, समझे। तो वही बात होता है, उनसे भी कुछ आकांक्षाएं होती है, उम्मीद होता है। जब आकांक्षाएं पूरा नहीं होगा, उम्मीद पूरा नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, फूट हो जाएगा, अलगपन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे अलगपन उत्पन्न होगा, दूरियां होंगे। जैसे एक दोस्त एक साथ हो तो ठीक है, सब दिन एक साथ चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, ठीक हो, और जिस दिन नहीं खिलाया पिलाया उस दिन से फूट हो गया। दुनिया जैसे बढ़ा, थोड़ा सा दुनिया बढ़ा, अब देखो ना बुराई करना था उसके साथ, आजकल देखते नहीं रहे उसके साथ क्या बात है, और उसके साथ क्या जाएंगे, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। आपका उस दिन से उतना दिन ठीक ठाक था, एक दिन न खिलाने के कारण से आपका बुराई स्टार्ट हो गया। जैसे बुराइयां दूर हुआ, अलग हुआ, टकराव हुआ, उसके बाद आपका बुराइयां करना स्टार्ट करेगा। और जैसे बुराइयां होगा तो आप दोनों में क्या होगा, टकराव होगा, दोनों में टकराव होगा। और तो टकराव जब होगा तो इसका समाधान होना भी जरूरी है, और इनका समाधान कौन कराता है, लोकतंत्र ही इसका समाधान कराते हैं। अर्थात ये मैंने यहाँ दोस्तों में बताया, ये आपका समाज के प्रति है। समाज में समझिएगा कि समाज में अगर टकराव होता है, किसी व्यक्ति में, किसी समूह में अगर टकराव हो जाता, अर्थात किसी जाति कम्युनिटी में टकराव हो जाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, किसी कम्युनिटी में, किसी समूह में टकराव होता है, इसका समाधान करने का काम कौन करता है, लोकतंत्र करता। लोकतंत्र अर्थात सरकार, सरकार अर्थात सरकार का संविधान, नियम कानून जो है उसको क्या करते हैं, समाधान करने का काम करते हैं। और लोकतंत्र जो है ना, किसके लिए कार्य करता है, लोकतंत्र जनहित के लिए कार्य करता है।
लोकतंत्र जनहित फैसले करते हैं, यानी जनहित का अर्थ होता है जनता के लिए फैसला करता है, न किसी कम्युनिटी, न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी व्यक्तित्व के लिए फैसला करता है। लेकिन लोकतंत्र किसका करता है? जनहित, जनता के फैसलों पर करता है, जनता के हित का जो ना फैसला करता है और जनता के हित पर क्या करता है? वो अमल करता है, जनता के नियम कानूनों पर अमल करता है कि जनता क्या कर रहा है, जनता को क्या चाहिए, कैसे उसको समाधान किया जाए। तो ये होता है आपका भारत में लोकतंत्र कायम करने का कारण। यही कारण है भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। समझे? कोई तरह की दिक्कत इसमें? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सेशन अच्छा लगेगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं।